वेलकम बैक। क्विकली देखते हैं परफॉर्मेंस तीनों एक्सपर्ट्स की स्क्रीन पर आएगी और आप देख सकते हैं कि जो अपडेटेड परफॉर्मेंस है वो बता रही है ओमेरा के पोर्टफोलियो में 1% के गेंस, रूपक जी के पोर्टफोलियो में पेन बढ़ा है, मधु बंसल स्थिर परफॉर्मेंस। यहाँ पर आप तीनों एक्सपर्ट्स का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ इस शो में इतना। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज बात करेंगे JSW एनर्जी के मैनेजमेंट से। Q4 में कंपनी की आय 41% और एबिटा में 87% की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन में भी देखें तो बढ़त है, हालांकि मुनाफे में 9% की गिरावट देखने को मिली। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के जॉइंट MD एंड CEO शरद महेंद्र। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। और मैं देख रहा हूं कि Q4 के नंबर्स, वैसे तो ग्रोथ बहुत बढ़िया है यहाँ पर देखने को मिली, मुनाफे के आंकड़ों में कुछ एडजस्टमेंट है, लेकिन अगर आप पूरा FY26 देखें तो ये साल थोड़ा सा बेहतरीन देखने को मिला, क्योंकि FY26 कंपनी के लिए एक टर्न अराउंड पॉइंट है। रेवेन्यू, एबिटा, पैट हर लिहाज से ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली है। क्या खास रहा पूरे साल की परफॉर्मेंस में और Q4 की हाईलाइट्स क्या रही हैं? यस, हमारा इस साल का जो एबिटा ग्रोथ है वो 81% का है। और इसका मेजर ड्राइवर्स जो थे हमारे दो थे, जिसमें एक हमारा जो महानदी प्लांट हमने एक्वायर किया था मार्च 2025 में, वो हमारे पास इस साल पूरे क्वार्टर अवेलेबल था, जो जिसने कि एबिटा ग्रोथ में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया। और सेकंड, हमारा जो जितना भी आरई कैपेसिटी विंड, सोलर और हाइब्रिड की जो हमने ड्यूरिंग द ईयर कमीशन करी थी, जो पिछले साल नहीं थी, उसने हमको काफ़ी एडवांटेज दिया है एबिटा ग्रोथ में। तो ड्राइवर्स मेजरली दो रहे हैं, थर्मल कैपेसिटी महानदी की, और आरई कैपेसिटी जो हमने ऐड करी ड्यूरिंग द ईयर, और O2 एक्विजिशन जो हमने अप्रैल के महीने में किया था। और जहां तक आपने पूछा आने वाले टाइम के लिए हमारे जो ड्राइवर्स हैं, वो उसमें एक हमारा उत्कल का जो हमारा 700 मेगावाट का उड़ीसा में जो थर्मल प्लांट है, वो लास्ट ईयर हमको मालूम है कि डिमांड ग्रोथ बहुत ही कम रही थी। 0.9% की डिमांड ग्रोथ हुई है एक्सटेंडेड मॉनसून्स की वजह से लास्ट ईयर, और टैरिफ भी बहुत कम थे और वो कैपेसिटी पूरी मर्चेंट पे थी। बट इस साल 1 अप्रैल से उसमें 400 मेगावाट की कैपेसिटी, 700 में से वो असम के साथ, सॉरी कर्नाटका के साथ में हमने लॉन्ग टर्म PPA में टाई अप कर लिया है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव टैरिफ पे है, ₹5.73, ₹5.73 पे। और 115 मेगावाट की कैपेसिटी हमने 2 साल के लिए असम के साथ टाई अप किया है, वो भी अराउंड ₹5.80 के करीब है। तो जो हमारे को सिग्निफिकेंट अपसाइड देगा इस साल, जो हमारा की ड्राइवर होगा एबिटा के लिए, और जो हमने आरई कैपेसिटी ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स हमने पिछले साल करी थी, वो 1 तारीख से फुल अवेलेबल है, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर से। ये हमारे की ड्राइवर्स होंगे आने वाले समय में एबिटा ग्रोथ के। और हमने कुछ कोल कॉस्ट में हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जिससे हमारी फ्यूल कॉस्ट का रिडक्शन होगा, बोथ इन महानदी एज वेल एज उत्कल प्लांट इन उड़ीसा। तो ये हमारे की ड्राइवर्स हैं आगे के लिए भी। आगे के की ड्राइवर्स तो सर आपने बखूबी समझा दिए, लेकिन बाजार की नज़रें टिकी हुई हैं पूरे FY27 के लिए। तो रेवेन्यू की जो ग्रोथ की गाइडेंस है FY27 के लिए क्या होगी? देखिए, हमको एक चीज ये देखनी है कि रेवेन्यू ग्रोथ इस पावर बिजनेस में, अगर रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है थर्मल से, तो थर्मल में आप देखिए कि अगर हमारी थर्मल कैपेसिटी ऐड हुई तो हमारा कोल कंजम्पशन ऐड हुआ, हमारा एवरेज टैरिफ ऐड हुआ। तो बट कोल की कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट में भी आती है। बट अगर विंड और सोलर का हम लें, जहां टैरिफ कम होता है बट वहां पे कोई फ्यूल कॉस्ट नहीं होती है, खाली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। तो रेवेन्यू ग्रोथ उत्कल प्लांट में जो हम हायर PLF पे काम करेंगे उसकी वजह से इंक्रीज होगा, एब्सोल्युटली सर्टेन, क्योंकि टैरिफ भी ज्यादा होगा, जो हमने आपको जैसा बताया कर्नाटका और असम का, और ऑल्सो ज्यादा PLF पे प्लांट चलेगा। तो इसलिए डेफिनेटली रेवेन्यू की उसमें इंक्रीज आएगी। बट मे बी हम ये कह सकते हैं कि अगर CAGR बेसिस पे देखें तो 25 से 30% की ग्रोथ
ईयर ऑन ईयर हमको कॉन्फिडेंस है कि कंटिन्यू रहेगा रेवेन्यू ग्रोथ भी। बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्प्लिट आपने हमें समझाया अभी फिलहाल थर्मल और रिन्यूएबल में, क्योंकि ओवर द ईयर्स देखें तो इस कंपनी ने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। तो बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है, क्या आगे जाकर जो आपका रिन्यूएबल का एबिटा है ये ओवरटेक कर पाएगा थर्मल के एबिटा को? देखिए, अगर आज भी आप देखें हमारा एबिटा, तो अब जैसे एडिशन अभी भी अगर आप देखें तो अबाउट 60-40 आप कह सकते हो कि 60% एबिटा थर्मल से, 40% एबिटा, 40-45% के बीच में एबिटा इधर आरी से है। बट अब जैसे इस साल हम जो भी कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं, मेजरली एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम आरी। इस साल अगर हम 3 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड करेंगे तो आरी में कैपेसिटी बढ़ेगी, थर्मल में भी बढ़ेगा इस साल क्योंकि उत्कल प्लांट की वजह से टाई अप। बट आने वाले अगर 2 साल का देखेंगे, 3 साल का, तो हम ये देख रहे हैं कि आरी कैपेसिटी से एबिटा विल बी मोर एज कंपेयर टू थर्मल, जब तक थर्मल में हमारी कैपेसिटी एडिशन नहीं शुरू होता है, जो कि कुछ कैपेसिटी अगले साल आएगी, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में आएगी अनदर कैपेसिटी, महानदी प्लांट को हम डबल कर देंगे, और फिर FY30 ऑनवर्ड्स जब थर्मल कैपेसिटी आना शुरू होगी, जो हमने PPA साइन करे हैं, तो थर्मल अगेन द एबिटा मार्जिन्स विल इंप्रूव। FY26 में, क्योंकि जैसे शो की शुरुआत में हम डिस्कस भी कर रहे थे कि साल काफ़ी बेहतरीन रहा है, 2.6 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी आपने FY26 में ऐड की, लेकिन कंपनी के प्रेजेंटेशन ये बताते कि 2030 तक लक्ष्य है आपका 30 गीगावाट और ऐड करने के लिए। तो क्या ये ऑन ट्रैक है? क्या अभी तक की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है? हाँ जी, जैसा हम बोल रहे हैं कि अभी जैसे इस साल हम ऐड करेंगे कैपेसिटी, करीब 3 गीगावाट की कैपेसिटी हम FY27 में भी ऐड करेंगे, जो कि सारी विंड, सोलर और हाइब्रिड कैपेसिटी होगी। और अगले 3 साल में भी 3-3.5 गीगावाट की विंड और सोलर कैपेसिटी हमको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारे पास PPA साइंड है, हम एग्जीक्यूट करेंगे। हम टाइमली एग्जीक्यूशन करेंगे जब कनेक्टिविटी अवेलेबल हो, उसके बेसिस पे हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग करी हुई है कैपेसिटी एडिशन की। तो ये प्लस थर्मल में जैसा हमारा महानदी का 1800 मेगावाट का प्लांट ऑपरेशनल है, और बैलेंस 1800 के लिए बैलेंस ऑफ प्लांट पूरा रेडी है, और बाकी 3 यूनिट जो 600 मेगावाट की लगनी है उसमें भी पार्शियल वर्क हो चुका था जब हमने प्लांट एक्वायर किया। अब फुल फ्लेजेड वर्क स्टार्ट हो चुका है, और पहला 600 मेगावाट की कैपेसिटी एडिशन अगले साल FY28 में आ जाएगा, और उसके अगले साल 1200 मेगावाट वहां ऐड होगा। और जो वेस्ट बंगाल में साल्बोनी प्रोजेक्ट में जो हमने PPA साइन किया है, उसकी भी कुछ कैपेसिटी FY30 से आने लगेगी। तो साल्बोनी, महानदी और प्लस हमारी 3 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी हर साल जो विंड और सोलर और हाइब्रिड की आएगी, इन सब से मिलके हम 30 गीगावाट FY30 तक पहुंच जाएंगे। हम वी आर कॉन्फिडेंट। बिल्कुल। लेकिन सर मार्केट की थोड़ी सी एक चिंता और है, एक तो आपके डेट लेवल्स, इसको कैसे कम करेंगे, क्या टारगेट्स यहाँ पर कंपनी ने तय किए हैं, और साथ में केपेक्स के ऊपर भी मार्केट बड़ी कड़ी नजरें बना के रखा है, चाहे FY27 के लिए देखें या फिर और आगे आने वाले साल में FY28। क्या प्लान है सर कंपनी के? देखिए, बिल्कुल, डेट जब भी कोई एक कंपनी जिस तरह से कैपेसिटी इंक्रीज और ग्रोथ फेज होता है, तो वो एक पीरियड आता है जिसमें कि द इन्वेस्टमेंट गोज अप, डेट गोज अप। बट हमारे अपने गार्ड रेल्स हैं। अगर हम इस साल का भी डेट देखें, हमने जो ये साल एंड किया है, इस साल के एंड पे हमारी जो टोटल डेट है वो करीब 65,300 करोड़ की है। अगर हम उसमें से 17,300 करोड़ के करीब जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, जो प्रोजेक्ट्स अब कमीशन होंगे और हमको रेवेन्यू स्टार्ट करेंगे, रेटिंग एजेंसीज भी ऐसे ही देखती हैं, अगर हम वो हटा दें तो हमारा नेट डेट टू एबिटा इस समय 5.2 है। वो जो कि हमारी अपनी जो गार्ड रेल्स हैं, रेटिंग एजेंसीज की गार्ड रेल है बिटवीन 5 and 5.5। तो हमको ये फील है कि वी आर कंफर्टेबल। बट अगर हमको ग्रोथ एक्सेलरेट करना होगा, आगे कुछ करना होगा, और हमको अगर उसके लिए इक्विटी रेज भी करना है, इसके लिए हम ऑलरेडी बोर्ड से और शेयर होल्डर से अप्रूवल ले चुके हैं। जब भी हमको ठीक लगेगा कि हमको इक्विटी रेज करनी है टू मेंटेन द ग्रोथ रेट, हम उसके लिए भी रेडी रहेंगे राइट टाइम पे। बड़ी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड।
CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में फिलहाल आप देखें तो दूसरा कारोबारी दिन है और गिरावट यहां पर है। निफ्टी तकरीबन आपको 200 अंक नीचे नजर आएगा। ग्लोबल संकेतों की बात करें तो थोड़े से ढीले साइड पर ही नजर आएंगे, लेकिन भारतीय मार्केट्स में अपनी अलग ही परेशानी और डर फिलहाल के लिए हावी होता हुआ नजर आ रहा है। सिलसिला ऐसा है कि मार्केट में लगातार दूसरा दिन है कमजोरी का। निफ्टी तकरीबन 200 अंक नीचे और बैंक निफ्टी यहां पर भी देखें तो कोई राहत की खबर नहीं है। लेकिन इस शो का फॉर्मेट ये है कि हम स्टार्टिंग में आपको पूरे मार्केट की रीडिंग बड़े आसान शब्दों में और बेहतरीन तरीके से ग्राफिकली आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। निफ्टी बैंक का तो चार्ट आ गया, लेकिन साथ में कुछ और बेहद इंटरेस्टिंग आंकड़े आपके सामने रखूंगा, यानी बिल्कुल वहाँ पर इसके ऊपर जाएंगे आगे। लेकिन मिड कैप में देखें तो फिलहाल तकरीबन 560 अंकों की गिरावट है, ऑलमोस्ट 1% नीचे। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी आपको हल्की सी गिरावट ही नजर आएगी। स्टॉक्स के लिए, छोटे स्टॉक्स के लिए पिछला एक महीना काफ़ी बेहतरीन था। अब 1-1.5 हफ्ते से देखें तो लगातार कट यहाँ पर देखने को मिले। तो मिड कैप है, स्मॉल कैप भी स्क्रीन पर आएगा एक बार के लिए। चलिए तब तक मैं आपको एडवांस और डिक्लाइन दिखा देता हूँ। सिर्फ 746 शेयर ऐसे हैं पूरे बाजार में जहाँ पर आप देख सकते हैं कि खरीदारी है। 2219 शेयर ऐसे हैं ज़्यादा जहां पर आप देख सकते हैं कि गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है। क्लियर कट बेयर्स हावी हो रहे हैं मार्केट्स पर। चलिए अब दिखाता हूं आपको सभी सेक्टर्स की तस्वीर और इंडिया विक्स ये अब 19 की तरफ अप्रोच करता हुआ। अच्छा, सेक्टर्स में क्या क्या ऊपर है? मेटल्स बढ़िया कर रहे हैं। कल चांदी में भी तेजी थी, हिंदुस्तान जिंक चला है, कॉपर चल रहा है, एल्यूमिनियम के स्टॉक्स हैं और स्टील के स्टॉक्स भी ऊपर चल रहे हैं। एनर्जी की बास्केट श्योरली ऊपर होगी। सरकार की तरफ से जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन को पुश मिल रहा है, ONGC ऊपर है, ऑयल इंडिया ऊपर चल रहा है। ऑयल एंड गैस अगेन रेपिटेटिव सेक्टर ही है, लेकिन इसमें भी 1% की बढ़त है। बाकी तरफ सिर्फ और सिर्फ लाल निशान है। सबसे ज़्यादा पेन क्या दे रहा है पूरे मार्केट में? IT जो कि 3.5% नीचे आपको नजर आएगा। फिनेंशियल्स कमजोर है, बैंक निफ्टी की बात हमने कर ली। PSU बैंक कमजोर, कैपिटल मार्केट की थीम कमजोर है। डिफेंस में 1.5% का कट, रियल्टी 2% नीचे, कैपिटल गुड्स नर्वस हो रहा है, FMCG नीचे चल रहा है और ऑटो भी देखें तो रिवर्स गियर में तकरीबन 200 अंकों की गिरावट यहां पर आपको नजर आएगी। चलिए इस तस्वीर से आपको पूरे मार्केट का हाल पता चल गया है, लेकिन एडवांस और डिक्लाइन के लिहाज से मार्केट्स में निफ्टी में कौन से स्टॉक्स फोकस में है? ONGC, हिंडाल्को, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल श्योरली 56 अंकों का कंट्रीब्यूशन तेजी की तरफ। वहीं गिरावट में ICICI, इन्फोसिस, TCS और HDFC बैंक के कुल मिलाकर 260 अंकों का कट दे रहा है। निफ्टी बैंक की तस्वीर आपके सामने। बढ़ने वालों की लिस्ट में सिर्फ कैनरा बैंक और यूनियन बैंक, ये बेचारे दोनों मिलकर भी एक अंक का भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, व्यर्थ है इनका। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड और SBI ये मिलाकर तकरीबन 500 अंकों का बड़ा कट मार्केट में हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी क्लियर कट आप देखें तो मार्केट की जो ब्रेथ है बेहद कमजोर साइड पर देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे कमजोर मार्केट में भी डटकर सामना कर रहे हैं पूरे मार्केट की वॉलेटिलिटी का हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट। करिए शो में स्वागत। और पिछले 3 हफ्ते के विजेता इस बार मुकाबला कर रहे हैं। सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा, LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे और फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल है हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। आगे बढ़े इससे पहले काम करते हैं कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस पूरी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ दर्शकों की स्क्रीन पर रख देते हैं। ओम मेहरा के पोर्टफोलियो में कुछ नहीं हो रहा है, न गिरावट है न तेजी है, फ्लैट चल रहा है। रूपक जी के पोर्टफोलियो में भी देखें तो कुछ खास नहीं, 1% के राउंड फिगर मैं बता रहा हूँ गिरावट है। लेकिन मधु बंसल के पोर्टफोलियो ने कमाल कर दिया और तकरीबन 3.5% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट राउंड फिगर 4% आप समझ लीजिए गेन्स यहाँ पर आपको फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। तो सो फार सो गुड, नुकसान कम हो यही बेहतर है। और मधु बंसल के पोर्टफोलियो में तो एक्शन आपको बढ़िया नजर ही आएगा। चलिए अब करते हैं खेल की शुरुआत और एक एक करके पोर्टफोलियो को स्कैन करेंगे और खेल के नियम हमें बताएंगे कि किसके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स को ऐड करने की या निकालने की जगह बन रही है। स्क्रीन पर आएगा ओम जी का पोर्टफोलियो। सबसे पहले देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया है। पोर्टफोलियो तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ट्रेडिंग इन्होंने बहुत की है। ओहो हो, HAL बिकवाली की राय दी, एग्जिट कर लिया। SL हिट में देख पा रहा हूँ 2 स्टॉक्स में हुए हैं। श्याम मेटालिक्स में प्रॉफिट बुकिंग कर ली। सर गजब की ट्रेडिंग कर दी आपने। अब पोर्टफोलियो आपका फिलहाल के लिए तो खाली चल रहा है, ओपन पोजीशन तो कोई भी नहीं है, क्या करेंगे अब? जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे आज के लिए मेरे बाय पिक होगी अजंता फार्मा के ऊपर। अजंता फार्मा एक कंसोलिडेशन के बाद एक काफी अच्छे क्रेज मोमेंटम का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट भाव 308 के आसपास यहाँ पे है और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 3040 और टारगेट रहेगा 3480 का।
3480 के टारगेट के साथ 3040 यानी 40 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस ना। जी। बढ़िया स्ट्रैटेजी है, छोटा स्टॉप लॉस है, बड़ा टारगेट है, अगर हिट हो गया तो बड़े गेंस यहाँ पर बनेंगे। अजंता फार्मा नजर रखेंगे। अच्छा सर, आपका पोर्टफोलियो फिलहाल खाली है तो 2 स्टॉक्स की जगह बन रही है, तो ऐसे में एक और स्टॉक ढूंढ के रखिएगा। तब तक मैं रूपक जी का पोर्टफोलियो देख लेता हूँ और इसी के साथ एक अपडेट आप अपनी स्क्रीन पर देखते होंगे कि मार्केट अब और लुढ़क चुका है। निफ्टी में 225 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है, डे लो पर हम कामकाज कर रहे हैं। चलिए, तो सतर्कता के साथ ट्रेड करना यही थोड़ा से फिलहाल के लिए सजेस्टेड होगा। रूपक जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर देखते हैं क्या क्या किया है। तकरीबन 1% की गिरावट है इनके पोर्टफोलियो में। इटर्नल यहाँ पर होल्ड किया हुआ है, गैलेंट इस्पात इसमें तो एसएल हिट हो गया और जेबी केमिकल इसके नतीजे आए हैं। ये पोजीशन अभी भी खुली हुई है। ठीक है, तो सर आपकी दोनों ओपन पोजीशंस पर क्या अपडेट है, क्या करेंगे, कब तक होल्ड करेंगे आप? और दूसरी बात, सिर्फ एक ही स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं नियम के अनुसार, तो बहुत कन्विक्शन वाला स्टॉक चुनना होगा। देखिए, मुझे लगता है जो इटर्नल का शॉर्ट पोजीशन है उसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट और वीकनेस गहराते हुए नजर आ रहा है, तो सेंटिमेंट वीक रहेगा शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट पोजीशन होल्ड करेंगे। जेबी केमिकल फार्मा का पोजीशन भी होल्ड करेंगे। इसमें मुझे रिवर्सल लग रहा है अभी इंट्राडे बेसिस पे। तीसरा कॉल मैं ऐड करना चाहूंगा आरआर काबिल। आरआर काबिल ने एक 2 दिन का जो कंसोलिडेशन पैटर्न था आफ्टर स्टीप रैली, उस कंसोलिडेशन पैटर्न का एक ब्रेकआउट आया, तो बाय करके चलूंगा स्टॉक में। और अपसाइड में टारगेट रहेगा 2100 का, और नीचे स्टॉप लॉस मैं रखना चाहूंगा 1940 के नीचे। 1940 के करीब का स्टॉप लॉस रखकर आरआर काबिल। ये वायर्स, केबल्स, ऑप्टिक फाइबर वाली कंपनीज बहुत खतरनाक मूव्स आ गए हैं। बाजार की कमजोरी का भी कोई असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, तो आरआर काबिल को रखिएगा रडार पर। 2100 रुपये का शगुन का टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। चलिए सर, आपका तो पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए पूरा हो गया है, लेकिन मधु बंसल के पोर्टफोलियो को देखेंगे और इस पोर्टफोलियो को बड़े ध्यान से देखना होगा, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव के बाद भी सबसे ज़्यादा तकरीबन 4% की गेन से एमसीएक्स एकदम राइट स्टॉक पिकिंग। हुंडई मोटर्स नतीजे कमज़ोर थे, और एथर एनर्जीज क्योंकि ईवी का पुश है, मतलब बिल्कुल सही एक्शन वाले स्टॉक्स को अपनी लिस्ट में शामिल किया। अभी फिलहाल के लिए सब में प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। आपके पास भी विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। अब आपको 2 स्टॉक्स बताने होंगे। मधु जी, पहला स्टॉक कौन सा होगा? जी, मेरा पहला स्टॉक होगा हिंद कॉपर में। मुझे मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में अच्छी तेजी दिख रही है, और ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलरली इस चार्ट पैटर्न में जो वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिला है वो सस्टेन करेगा। 584 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक 635 तक जाने की पूरी उम्मीद रखता है। स्टॉप लॉस में इसमें 565 का रखकर चलना चाहूंगी। 565 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करेंगे, और 635 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर और मेटल स्पेस का एक्शन हमने देखा भी है। सिर्फ एकमात्र यही स्पेस है एनर्जी के अलावा, यानी कॉमोडिटीज़ की बास्केट ही आप समझ लीजिए। क्रूड ऊपर है और आपके मेटल्स ऊपर है, यही चल रहा है मार्केट में फिलहाल के लिए। तो हिंदुस्तान कॉपर इस स्टॉक को चुना है। अच्छा, क्योंकि आपको 2 आइडियाज़ बताने हैं, तो मधु जी आपकी तरफ से दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? जी, मेरा दूसरा स्टॉक सेल साइड रहेगा। मैं एसबीआई में पोजीशन बनाना चाहूंगी सेल साइड पे। करंटली 965 के आसपास करता हुआ ये स्टॉक टारगेट 878 का रखकर चलना चाहूंगी, और स्टॉप लॉस 995 का। इस स्टॉक में काफी वीकनेस देखने को मिल रही है। बहुत वीकनेस है। यूफोरिया जैसा था इसके नतीजों से पहले, सबको उम्मीद थी कि नंबर्स बढ़िया आ जाएंगे, लेकिन जो निराश किया है। और एक हफ्ते का चार्ट एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या हुआ है। दरअसल फ्राइडे को इसके नतीजे आए थे, तब तो लुढ़का ही था 6-7%। फिर मंडे आए, तब गिरा, कल की बात कर रहा हूँ। और आज भी देखें तो तकरीबन 1%। और एसबीआई जैसा भारी भरकम स्टॉक अगर एक हफ्ते में 7 दिनों के अंदर 10% घट जाए, ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो वीकनेस तो साफ नज़र आ रही है। शॉर्ट कॉल है, एसबीआई पर रखेंगे फोकस। अच्छा रूपक जी, आपका काम अभी के लिए तो पूरा हो चुका है, लेकिन ओम जी के पास एक और स्टॉक का विकल्प है, बताइए सर कौन सा? जी, सेल साइड में मैं जाना चाहूंगा मारुति के ऊपर। मारुति में थोड़ा एक ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है, तो करंट लेवल से सेल की राय रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमने लगाना रहेगा 13,450 का, और टारगेट रहेगा 12,800 का। 12,800 के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए मारुति, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स भी अब रिवर्स गियर में चल रहे हैं। गिरावट का अब असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। 12,800 का टारगेट और 13,450 का स्टॉप लॉस मारुति पर रखेगा आप खास फोकस। तो चलिए
जो हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से आइडियाज़ फिलहाल के लिए पूरे हो गए हैं, पोर्टफोलियो की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद JSW एनर्जी के मैनेजमेंट से Q4 के नतीजों पर हम खास बातचीत करेंगे। कंपनी के MD एंड CEO मिस्टर शरद महिंद्रा हमारे साथ जुड़ेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।